वेलकम बैक टू वाईएस एकेडमी दोस्तों। मेरा नाम है सागर गुप्ता। आज हम समझेंगे पंचायती राज के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था कि पंचायती राज क्या होता है, इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। तो पंचायती राज क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। पंचायती राज सबसे पहले मैं बता दूं ये पंचायती राज का क्वेश्चन आता किस में है। पंचायती राज का क्वेश्चन आपका 10th क्लास की एसएसटी में भी आता है। अगर आप 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी पंचायती राज के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, और आगे भी अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं तो उसमें भी पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो पंचायती राज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो पंचायती राज क्या है सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमें पंचायती राज के बारे में समझना है कि पंचायती राज क्या होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसकी स्थापना कब हुई। तो पंचायती राज की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में की गई थी। ठीक है, और किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना की गई। तो ये तो रही स्थापना की बात। अब बात करते हैं पंचायती राज का मतलब क्या होता है, यानी कि पंचायती राज किसे कहा जाता है। तो पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके द्वारा, ठीक है, पंचायती राज का एक व्यवस्था है तो जिसके द्वारा गांव के लोगों को अपने गांव का प्रशासन तथा विकास स्वयं अपनी इच्छा तथा आवश्यकता अनुसार करने का अधिकार दिया जाता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के लोगों को, ठीक है, अपने ही गांव के प्रशासन और उसका विकास करने के लिए उनको स्वयं उनकी इच्छा पर आधारित है, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार उस गांव में रहने वाले लोग ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि भाई उस गांव की तरक्की कैसे होनी चाहिए, ठीक है, उस गांव का विकास कैसे होना चाहिए। तो बात समझ आ गई यहाँ पे कि पंचायती राज एक कैसी व्यवस्था है। ठीक है, पंचायती राज एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत ये बताया गया है कि यहाँ पर जो गांव के लोग हैं उन गांव के लोगों को ही अधिकार दिया जाता है कि वो अपने गांव का प्रशासन और अपने गांव का विकास किस तरीके से चलाना है ये खुद तय करें। तो गांव के लोग अपने इस अधिकार का प्रयोग पंचायतों द्वारा करते हैं। ठीक है, अब गांव के लोग ये तो नहीं कि भाई सब गांव के हर एक व्यक्ति बोले कि भाई मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो ऐसे बात नहीं बन सकती क्योंकि फिर लड़ाइयाँ होने लग जाएंगी। तो गांव के अंदर आपने सुना होगा पंचायत होती है। ठीक है, तो गांव के लोग क्या करते हैं, इस फैसले को पंचायत के ऊपर दे देते हैं। ठीक है, गांव के अंदर जो पंचायत होती है, पंचायत को ये फैसला, मतलब ये इसके ऊपर किस तरीके से काम किया जाए, गांव के अंदर किस तरीके से तरक्की की जाए, तो ये डिसीजन किसके ऊपर डाल देते हैं? पंचायत के ऊपर। तो पंचायत क्या करती है, फिर तय करती है कि भाई गांव में क्या होना है। और पंचायत कैसे तय करती है? जो गांव वाले चाहते हैं। तो यहाँ पर लोगों ने अपने उस अधिकार का उपयोग करके और अपनी इच्छा को पंचायत के सामने प्रकट किया। ठीक है, ताकि पंचायत उनके हिसाब से गांव का विकास करे। तो इसी सिस्टम को क्या कहते हैं? पंचायती राज। ठीक है, तो पंचायती राज क्या है क्लियर हो गया। वीडियो को रिवाइंड करके एक बार दोबारा देख लें ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब बात करते हैं इसके आगे की। तो अब यहाँ पे हमें समझना है कि पंचायती राज का स्तर क्या है। देखो पंचायती राज 3 स्तरों में होती है। ठीक है, पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है जिला परिषद। ठीक है, पंचायती राज के स्तर में सबसे पहले आता है जिला परिषद, फिर आता है पंचायत समिति और तीसरे नंबर पर आता है पंचायत। यानी कि इसको कैसे डिटेल में मैं इसके बारे में बताऊंगा, बट अभी इसको शॉर्ट में समझ लीजिए कि पंचायती राज के जो स्तर हैं वो किस प्रकार हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हमारे देश के अंदर सबसे ऊपर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फिर कौन होता है? हाई कोर्ट। उससे नीचे कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, फिर उसके अंदर आ जाता है आपका पंचायत समिति, फिर उसके अंदर आ जाता है पंचायत। यानी कि पंचायत, ठीक है, पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति बनती है और इनको मिलाकर जिला परिषद बनता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके से पंचायत के स्तर होते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं पंचायती राज के महत्व के बारे में कि पंचायती राज का क्या महत्व होता है। तो पंचायती राज का महत्व आ गया हमारे सामने। पंचायती राज का बहुत बड़ा महत्व है। इसे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक क्रांति का नाम दिया गया।
तो पंचायती राज की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे कि शुरू में हमने बात की कि जो पंचायती राज है वो किसने स्थापित की गई या उन्होंने किसने मान्यता दी एक तरीके से भारत के अंदर, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम यहाँ पे लिया जाएगा। और उन्होंने एक इसको क्रांति का नाम दिया है, ठीक है, एक ऐसी क्रांति जो नव भारत का निर्माण करे। नव मतलब होता है नया, ठीक है, तो एक नए भारत का निर्माण करे। नए भारत का मतलब एक अच्छे भारत का निर्माण करे जहाँ पे पंचायत लोगों की सारी समस्याओं को सॉल्व करे, जो गांव के लोगों की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करे। तो इसलिए इसको नव भारत का निर्माण बोला जाता है। क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट होती है नॉर्मली वो शहर के लोगों के ऊपर ध्यान देती है, जो बड़े बड़े शहर हैं, सिटीज़ हैं, स्टेट हैं, तो उनके ऊपर ध्यान देती है। लेकिन गांव के अंदर सरकार की नज़र इतनी नहीं पहुंच पाती। तो गांव के अंदर भी लोगों की ज़रूरतें होती हैं, बल्कि भारत के अंदर तो ज़्यादातर लोग गांव के अंदर ही रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम भी तो सॉल्व होनी चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि क्या होना चाहिए, हर एक गांव के अंदर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए ताकि गांव के लोगों की समस्या का भी समाधान किया जा सके। तो ये तो हो गई पंचायती राज के महत्व के बारे में कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें एक क्रांति का नाम दिया। ये क्रांति है जो क्या करेगी, नव भारत का निर्माण करेगी। अब बात करते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि भाई इसके क्या क्या महत्व हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जनता का राज, ठीक है। पंचायती राज की सबसे पहली विशेषता अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि पंचायती राज की विशेषता बताओ, या फिर आपसे पूछे कि महत्व बताओ, ठीक है, तब भी आप यही बताएंगे। तो पहला इसका जो महत्व है वो क्या है, जनता का राज। पंचायती राज का सबसे बड़ा महत्व यह है कि जनता का राज होता है। सीधी सी बात है, पंचायत में हालांकि फैसले कौन लेता है, जो पंचायत समिति के मेंबर होते हैं, लेकिन उनके सामने भी लोग अपनी बातें रखते हैं, ठीक है। अभी शुरू में ही हमने इसके मीनिंग में, इसके अर्थ में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है। तो उसमें हमने ये समझा था कि गांव के जो लोग होते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार गांव का विकास कर सकते हैं, और उसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी इस बात को किसके सामने रखते हैं, पंचायत के सामने रखते हैं। तो पंचायती राज का सबसे बड़ा महत्व क्या है कि भाई इसमें जनता का राज होता है, ठीक है। गांव के लोग जिस तरीके से चाहते हैं उस तरीके से वहाँ का डेवलपमेंट किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता या महत्व है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। पंचायती राज गांव में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करता है। देखो प्रत्यक्ष को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, लोगों का तंत्र, ठीक है, लोगों का शासन। और प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट लोगों का शासन। तो पंचायती राज में जो लोग होते हैं वो सीधे तौर पर पंचायत से अपनी बात रख सकते हैं, ठीक है, सीधे तौर पर पंचायत से अपनी बात कह सकते हैं कि भाई इनको क्या प्रॉब्लम है। तो जब सीधे तौर पर वो अपनी बात रख सकते हैं और उनके हिसाब से गांव के लोगों के हिसाब से गांव के अंदर काम किए जाते हैं, पंचायत समिति गांव के लोगों के हिसाब से काम करती है, तो इसका मतलब ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात को दिखाता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट जो इसका महत्व है और जो इसकी विशेषता है वो ये कि आत्मविश्वास। पंचायती राज में जनता में आत्मविश्वास की भावना पैदा होती है, ठीक है। अब देखो अगर गांव के अंदर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाए, गांव के अंदर एक ऐसी टीम आ जाए जो गांव का ख्याल रखे, है ना, गांव के लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ठीक, गांव के लोगों की जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको टाइम से सॉल्व कर दे। और गांव के लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनको ये फील होना चाहिए कि भाई कोई तो है उनके गाँव के अंदर जो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है। तो ये चीज़ सोच कर ना गांव के लोगों में एक आत्मविश्वास आता है, अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि भाई हम अकेले नहीं हैं, ठीक है। अगर गांव में कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे साथ कौन है, हमारे साथ पंचायत है, ठीक है, जिसका सरकार के साथ लिंक होता है। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें कौन देखने के लिए बैठा हुआ है, पंचायत। यानी कि वो अपने आप को अकेला नहीं समझेंगे, वो ये नहीं समझेंगे कि जो गवर्नमेंट है वो गांव पे ध्यान नहीं देती है, बल्कि गवर्नमेंट ने गांव पर ध्यान देने के लिए किसको रखा है, पंचायत को। तो इसलिए उनका आत्मविश्वास जग जाता है। तो एक पंचायती राज का महत्व हमें ये भी समझ आता है कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं भारी, ये भारी नहीं है एक्चुअली, बाहरी, ठीक है, बाहर, आउटसाइड। तो बाहरी हस्तक्षेप कम। पंचायती राज व्यवस्था से ग्रामीण प्रशासन तथा विकास कार्यों पर बाहरी, ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है बाहरी हस्तक्षेप बहुत कम हो गया है। अब क्या होता है, जब से गांव के अंदर पंचायती राज आया है, यानी कि गांव को संभालने का जो बीड़ा है, गांव को संभालने की जो जिम्मेदारी है वो किसने उठा ली है, पंचायत ने। तब से गांव के अंदर
बाहर से कोई इंटरफेयर करने नहीं आता। मतलब कोई भी आके गांव पे कब्जा करने लग जाए, कोई भी आके गांव पर अपना रौब दिखाने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, गांव के लोगों को परेशान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब पंचायत आ चुकी है, तो इसलिए बाहर का कोई भी इंटरफेयर बहुत कम हो जाता है गाँव के अंदर। तो ये भी इसका एक महत्व है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आत्मनिर्भरता। ये तो हमने पॉइंट कर ही लिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है इसका कि एक मिनट, हाँ, तो इसका लास्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है, लोगों को प्रशासन की शिक्षा। ये अच्छा पॉइंट है ना। लोगों को प्रशासन की शिक्षा का मतलब, प्रशासन का मतलब होता है शासन, एक तरीके से पूरा एक शासन सिस्टम जो हमारे देश के अंदर चल रहा है। तो पंचायती राज के द्वारा लोगों को ये बात समझ आती है कि भाई किस तरीके से हमारे देश के अंदर शासन चलता है, क्योंकि पंचायत भी ये कहती है कि गांव के लोग जो चाहेंगे वही होगा। तो कहीं ना कहीं गांव के लोगों को प्रशासन के बारे में एजुकेशन मिलती है, प्रशासन के बारे में अवेयरनेस मिलती है कि किस तरीके से जो पंचायत है वो हमारे लिए ही है। ठीक है, हमारे लिए ही उसको बनाया गया है। पंचायत हम पे शोषण नहीं कर सकती है, बल्कि हमें न्याय देने के लिए, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रखी गई है। तो उनको ना अवेयरनेस होती है किसके बारे में? प्रशासन के बारे में। उनको अगर कुछ गलत लगता है तो वो पंचायत के सामने रख सकते हैं, पंचायत से बोल सकते हैं। तो इसलिए उनको अवेयरनेस होती है कि किस तरीके से ये सिस्टम है। तो यहाँ पर इतना तो हमने क्लियर कर लिया कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है और उसका क्या महत्व होता है। अब बात करते हैं पंचायती राज में पाई जाने वाली समस्याएं। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है। और बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है, रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। समझते समझते ही आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज में पाई जाने वाली समस्याएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। पहली तो आती है अशिक्षा। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि गांव के जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो अनपढ़ होते हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है, ऐसा रिकॉर्ड्स में भी पता लगा है और सर्वे किया गया तो पता चल, हम सबको भी पता है कि वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो थोड़ा डाउन है शहरों के कंपैरिजन में। तो इसमें पंचायत के अधिकतर सदस्य भी कैसे होते हैं? अशिक्षित। भाई देखो, जब गांव के लोग ही ज़्यादातर अनपढ़ होंगे, अशिक्षित होंगे, तो क्या होता है, पंचायत के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो भी कभी कभी अशिक्षित आ जाते हैं। तो अगर मान लो कि अशिक्षित अनएजुकेटेड कोई मेंबर होगा पंचायत के अंदर, जो पंचायत का तो पूरी जिम्मेदारी होती है ना गांव को संभालना, अगर उस पंचायत के अंदर ही अशिक्षित सदस्यों की भर्ती हो जाएगी तो फिर वो गांव का क्या ख्याल रखेंगे? तो और ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा पाया जाता है। आप गांव के ज़्यादातर स्कूलों में, पंचायत में देखोगे तो ज़्यादातर जो मेंबर आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? अनएजुकेटेड मिलेंगे। ठीक है, वो किसी तरीके से उनमें आ जाते हैं। तो पहली प्रॉब्लम जो हमें देखने को मिल रही है वो है अशिक्षा, कि भाई गांव में शिक्षा का लेवल डाउन होता है और पंचायती राज की समस्या भी यही है कि शिक्षा बहुत कम पाई जाती है। फिर आता है अज्ञानता। जब शिक्षा कम होगी तो अज्ञानता भी होगी। अज्ञानता मतलब नॉलेज। ठीक है, यहाँ पे तो एजुकेशन की बात हो रही है। देखो, एजुकेशन नॉलेज में एक फ़र्क होता है। ठीक है, शिक्षा मतलब शिक्षा एक तरीके से उसने स्कूली शिक्षा कितनी है उसकी। ठीक है, मतलब उसने कितनी कहाँ तक पढ़ाई कर रखी है। और ज्ञान मतलब नॉलेज होती है उसकी खुद की इंटेलिजेंस। ठीक है, ज्ञान मतलब इंटेलिजेंस, उसकी खुद के अंदर उसकी कितनी समझदारी है। तो अगर अशिक्षित लोग ही भर्ती होंगे तो अज्ञानता भी होगी, सीधी सी बात है। तो गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसलिए पंचायती राज में के उद्देश्य का भी नहीं पता है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि गांव के अधिकांश लोग अशिक्षित हैं, इसलिए उन्हें एक पंचायती राज के उद्देश्य का भी नहीं पता है। भाई ज़्यादातर लोग जब अशिक्षित होंगे उन्हें पता ही नहीं होगा कि भाई पंचायती राज क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। तो उन्हें लोगों का ध्यान रखने का कोई तरीका ही नहीं पता, कोई सिस्टम ही नहीं पता। ठीक है, तो हमें क्या समझ आया है कि पंचायती राज के अंदर जो प्रॉब्लम आती है, एक तो अनएजुकेटेड होते हैं और दूसरा कि उनके अंदर ज्ञान नहीं होता पंचायती राज के बारे में। फिर आता है सांप्रदायिकता। देखो, सांप्रदायिकता वर्ड बहुत अच्छे से याद कर लो कि क्या है। ठीक है, जब तक आप पढ़ोगे सांप्रदायिक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि जब विभिन्न धर्म के लोग आपस में एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, तो उसको ही क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। ठीक है,
जब विभिन्न धर्म के लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं, ठीक है, विभिन्न धर्म या विभिन्न जाति के लोग आपस में झगड़ने लग जाते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? सांप्रदायिकता। तो पंचायती राज में, ठीक है, पंचायती राज में चुनावों में सांप्रदायिकता अर्थात धर्म और जाति को लेकर झगड़े भी बहुत पाए जाते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि सांप्रदायिकता के अंदर धर्म और जाति के झगड़े बहुत होते हैं। जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे धर्म और जाति के नाम पर लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब कि क्या कह सकते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है, लोगों को बहकाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि इस पंचायती राज के अंदर जो मेन प्रॉब्लम आती है सांप्रदायिकता की भी आती है, क्योंकि गांव के अंदर आपको पता होगा, गांव के अंदर जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा धर्म को लेकर को बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं, धर्म को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के धर्म को बुराई करने लग जाते हैं, तो वहाँ पे झगड़े भी पैदा हो जाते हैं और इन झगड़ों से इलेक्शन में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। फिर आता है नेक्स्ट हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो आता है धन की कमी। गांव के अंदर धन की कमी होती है, तो गांव में पंचायत के पास धन की कमी होती है, जिसकी वजह से गांव का जो विकास है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि गांव के अंदर पैसे की कमी है, ठीक है, पंचायत के पास ही पैसा कम आता है। तो जब पंचायत के पास ही, पंचायती राज के पास ही पैसा कम होगा तो गांव का डेवलपमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि देखो शहरों के अंदर तो सरकार के पास बहुत सारे तरीके होते हैं इनकम आने के, मतलब सरकार के पास बहुत सारे ऐसे अलग अलग जगहों से इनकम आती है, टैक्स की फॉर्म में, कहीं से फाइन थे, कंपनी से इतने सारे आते हैं, प्राइवेट सेक्टर से, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से सरकार के पास इनकम आ जाती है। लेकिन गांव के अंदर इनकम ज़्यादा बड़े सोर्स से नहीं आती, बहुत ही कम इनकम उनके पास आती है। तो पंचायत के पास जब पैसे की कमी होती है, धन की कमी होती है, तो इस वजह से गांव का विकास भी थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। दूसरा गरीबी, ठीक है, गांव के जो अधिकांश लोग होते हैं वो गरीब होते हैं और वहाँ पे गरीबी ज़्यादा पाई जाती है। तो वही है, भारत के अधिकांश लोग गरीब हैं, ठीक है, और गांव में इनकी संख्या अधिक पाई जाती है। और ये गरीब हमेशा पंचायतों को कर नहीं दे पाते, ठीक है, कर यानी टैक्स। तो जो गरीब लोग हैं, सरकार पंचायत को टैक्स नहीं दे पाते, और जब पंचायत को टैक्स नहीं मिलेगा तो पंचायत की इनकम नहीं होगी, तो जब उनकी इनकम नहीं होगी तो गांव का विकास नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज़ हमें ये भी समझ आती है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सरकार का अधिक नियंत्रण, पंचायती राज पर, ठीक है, सरकार का अधिक नियंत्रण होता है। तो पंचायती राज में सरकार का अधिक नियंत्रण मतलब, अब देखो पंचायती राज वो है वो गांव के अंदर है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, सरकार भी समय समय पर जो पंचायत है उसके ऊपर अपना कंट्रोल बना के रखती है। मतलब सरकार एक तरीके से पंचायत के ऊपर इस तरीके से कंट्रोल बना के रखती है कि उससे वो बार बार उसमें इंटरफेयर कर सकती है। सरकार को लगता है कि भाई पंचायत को अब इस तरीके से डील किया जाना चाहिए, पंचायत से इस तरीके से हिसाब लिया जाना चाहिए, या फिर अगर मान लो कि पंचायत ने कोई तरीका सोचा कि भाई गांव के अंदर इस तरीके से काम करें, या पंचायत अपने तरीके से गांव का विकास करना चाहती है, तो उतने में वहाँ से सरकार की तरफ से कोई नई योजना आ जाती है, कोई नई पॉलिसी आ जाती है, तो पंचायत को रुकना पड़ता है। मतलब समय समय पर सरकार क्या करती है, पंचायत के ऊपर नियंत्रण करती रहती है। तो वही बात बताई गई है कि पंचायती राज पर सरकार का बहुत नियंत्रण होता है, सरकार जब चाहे हस्तक्षेप कर सकती है, ठीक है, इस बात के लिए पंचायत उसको मना नहीं करेगी। क्योंकि एक चीज़ में और भी देखो आप कि जो पंचायत होती है उसको किसानों से तो पैसा मिलता है टैक्स की फॉर्म में, अलग अलग वहाँ पे गांव के जो लोग होते हैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है, ठीक है। अभी हम इसमें समझेंगे कि पंचायत को इनकम कहाँ से होती है। तो अब क्या होता है उसमें ना, जो सरकार होती है, सरकार भी पंचायत को पैसा देती है, बल्कि सरकार ही ज़्यादा पैसा देती है पंचायत को गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए भी जो पंचायत होती है वो सरकार के अधीन होती है, सरकार उस पर अपना नियंत्रण रख सकती है। तो यहाँ पे बात हो गई है पंचायत की समस्याओं के बारे में। अब बात करते हैं पंचायत की समस्याओं के उपाय क्या हैं। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है, वो ये कि पंचायती राज को जो अभी हमने इससे पहले जो इसकी प्रॉब्लम्स पढ़ी हैं, ठीक है, पंचायती राज की जो जो समस्याएं पढ़ी हैं, आपको क्या करना है, बस ये समस्याओं को ही ठीक से समझ लेना है, ठीक है। पंचायती राज की जो समस्याएं हैं उनको ही ठीक से समझ लेना है। फिर अगर उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई उसके उपाय बताओ समस्या के, तो क्या करना है, जो समस्या आपने पढ़ी है उन्हीं को अपोजिट करके लिख दो। मतलब जो प्रॉब्लम है उसे ही सॉल्यूशन बना दो।
जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे हमने अभी ये पढ़ा था कि पंचायती राज की जो प्रॉब्लम हो क्या है, अशिक्षा। तो सॉल्यूशन बना दो इसी को कि गांव के अंदर शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ठीक है, हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, प्रॉब्लम से ही सॉल्यूशन बनाना है, तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अज्ञानता, तो वहाँ पे हम लिख सकते हैं कि गांव के अंदर ज्ञान का प्रसार किया जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, अवेयर किया जाना चाहिए। सांप्रदायिकता, ये भी प्रॉब्लम है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि गांव के अंदर लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें ये समझाया जाना चाहिए कि सभी धर्म समान है, यानी कि शिक्षा के प्रति जागरूकता। ठीक है, और सभी लोगों को धर्मनिरपेक्ष के बारे में समझाया जाए। धर्मनिरपेक्ष यानी कि सभी धर्म समान है। धन की कमी है, तो इसको भी सॉल्यूशन में बना दो कि पंचायत के अंदर धन की कमी नहीं होनी चाहिए, समय समय पर सरकार को पंचायत की सहायता करनी चाहिए, पंचायत को पैसा देना चाहिए। मतलब जो प्रॉब्लम है उसी को आप सॉल्यूशन बना सकते हो। ठीक है, बाकी सेपरेटली लिखे हुए हैं तो उनको आप समझ सकते हो कि क्या है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आता है शिक्षा का प्रसार। ठीक है, शिक्षा का प्रसार, वही बात आ रही है यहाँ पे कि भाई शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा शिक्षा गांव के अंदर फैलेगी, जितना ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे, उतना ही ज़्यादा वो अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है सदस्यों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ मेंबर्स। देखो, जो पंचायती राज के मेंबर होते हैं, पंचायती राज के जो मेंबर होते हैं, उनकी भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब उनको भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण, उनको भी टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाना चाहिए कि किस तरीके से उनको पंचायती राज के अंदर काम करना है, किस तरीके से लोगों की प्रॉब्लम को सुनना है, किस तरीके से उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि सदस्यों का प्रशिक्षण भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही नहीं कि मतलब आपने देखा कि भाई ये थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है तो ठीक है, इसको पंचायती राज के मेंबर बना दो, ऐसे नहीं। मेंबर बनाने के बाद, ठीक है, या उससे पहले पहले उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ट्रेनिंग होने के बाद उसको सिखाया जाना चाहिए कि किस तरीके से गांव की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। साथ ही साथ योग्य और ईमानदारी कर्मचारी। ठीक है, सीधी सी बात है भाई कि जो पंचायती राज के जो मेंबर हैं, पंचायती राज के जो अधिकारी हैं, वो योग्य होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए। ठीक है, अगर वो ईमानदार होंगे, योग्य होंगे, तभी तो पंचायत के अंदर ठीक से काम करेंगे, वरना फिर वो भ्रष्टाचार करने लग जाएंगे। पता होगा आपको, गांव जो नेता लोग होते हैं वो कितना करप्शन करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे करप्टेड नेताओं के नाम आपको पता होंगे या उनके बारे में आपने सुना जरूर होगा। तो अगर कोई योग्य नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो सीधी सी बात है वो भ्रष्टाचार करेगा, ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए योग्य और ईमानदार कर्मचारी की आवश्यकता है। तो ये भी पंचायती राज की समस्या को दूर करने का एक उपाय है। ठीक है, कि भाई योग्य और ईमानदार कर्मचारियों को चुना जाए, क्योंकि ईमानदार कर्मचारी होंगे तभी वो सही से काम कर पाएंगे। उसके बाद हमारे पास आता है सरकारी हस्तक्षेप में कमी। ठीक है, सरकार को बहुत कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए पंचायती राज में, उनको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अगर उनको स्वतंत्र छोड़ेंगे तभी पंचायत अपने तरीके से काम कर पाएगी, अपने तरीके से वो फैसले ले पाएगी। अगर मान लो कि बार बार इंटरफेयर किया जाए तो किस तरीके से बात बनेगी। मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बार बार आपको कोई पीछे से इंटरफेयर कर रहा है कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब आप इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, फिर जितने फोकस से आप पढ़ रहे थे उतना पढ़ भी नहीं पाओगे। तो वही बात होती है कि सरकार को ये चाहिए कि भाई वो जो पंचायती राज है या पंचायत है उसको कम से कम इंटरफेयर करे। ठीक है, जो मेन बात है, ठीक है, समझा दी। उसके बाद पंचायत के ऊपर छोड़ दे कि वो किस तरीके से उसको डील करती है, किस तरीके से गाँव का वो ख्याल रखती है। फिर उसके बाद वो उससे सवाल जवाब करे कि भाई तुमने किस तरीके से काम किया। तो सीधी सी बात है, सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। फिर आता है धन की अधिक सहायता। वापस से वही पॉइंट आ गया, है ना। ऊपर हमने पढ़ा था कि प्रॉब्लम है, ठीक है, और वहीं पे सॉल्यूशन बन गया कि धन की अधिक सहायता। तो धन का अभाव, अभाव मतलब होता है कमी, तो धन की कमी भी एक बहुत बड़ा दोष है। ठीक है, सरकार को चाहिए कि इन संस्थाओं को धन की पूरी पूरी सहायता करे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, लोग जीवन में सुधार करने के लिए जो नई योजना संस्थाएं बनाएं, सरकार को चाहिए कि उसे उसके लिए उचित मात्रा, मतलब सीधी सी क्या बात आ रही है कि पंचायत या गांव के अंदर जो लोग हैं वो अगर अलग तरीके की योजनाएं बना रहे हैं, अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो सरकार का ये फर्ज बनता है कि सरकार उनको पैसे की सहायता करे, उनको हेल्प करे। ठीक है, मान लो जैसे गांव के अंदर किसान है, वो मेहनत करना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो ऐसे में
उसको सरकार के द्वारा ही सुविधा दी जानी चाहिए कि वो लोन ले सके बैंकों से, ठीक है। और बैंक भी ज़्यादा इंक्वायरी ना करे, ठीक है। बैंक ज़्यादा उससे पेपर्स ये जो पंगे पड़ते हैं आपको पता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स मंगवाते हैं, घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगवाते हैं, ये सब ना हो, ठीक है। मतलब उसको बहुत आसानी से लोन मिल जाए। अगर बहुत आसानी से लोन मिल जाएगा तो किसान की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, उसको पैसा मिल जाएगा और वो खेती बाड़ी कर सकता है। साथ ही साथ पंचायत को भी सरकार की तरफ से धन मिलना चाहिए ताकि वो गांव के सभी कामों को अच्छे तरीके से कर पाए।